अस्सलाम वालेकुम। जितने लोगों ने आना था आई थिंक वो आ चुके हैं मीटिंग में, तो हम मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। This meeting is being recorded. अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेसिस और डिमेंशन के रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बात को जहन नशीन कर लें कि हमारे पास बेसिस एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, जितने किसी वेक्टर स्पेस को कोई एलिमेंट्स स्पैन करते हैं, ठीक है, उनकी जो तादाद होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिमेंशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस की चेक कर सकते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि P2 जो होती है वो सब स्पेस होती है P3 की। तो ये मैंने वैसे कल उसमें भी बता दिया था ग्रुप में कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P2 जो है स्पेस, इसमें हमारे पास जीरो वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पर जीरो वेक्टर होने से क्या मुराद है कि हमारे पास इस तरह का पोलिनोमियल एग्जिस्ट करे कि जिसकी पावर हमारे पास जीरो हो। तो आपको पता है P2 ऑफ T का क्या मतलब है, कि ऐसे पोलिनोमियल जिनकी पावर क्या है, टू है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी पावर टू हो और उसमें जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करे? ऐसी पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो थी वो हमारे पास ओड की थी। ओड में भी जब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि क्यू ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ P ऑफ T। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q ऑफ T है, अगर Q को मैं इवन ले लूँ तो फिर तो हमारे पास वो जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा ना, क्योंकि जीरो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। लेकिन ओड के लिए हमारे पास जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कल के लास्ट दो पॉइंट से, ठीक है, सब स्पेसिस चेक करने के लिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मजीद पूछ ले। यहाँ ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को जरा चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसकी डिमेंशन क्या है, n है, तो एनी n+1 मोर वेक्टर इन वी आर लीनियरली क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। कि अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ये वाली v, ठीक है, इसको समय लेके जनरेट कितने एलिमेंट कर रहे हैं, n एलिमेंट इसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब अगर इसमें हम एक वेक्टर और इजाफी डाल दें इधर लाकर ना, उसको कहते हैं कि हम वो क्या, हमारे पास V1, ठीक है, V1 को ऐड कर दिया, तो उसकी जाहिर बात है डिमेंशन कितनी बन जाएगी, n+1। अच्छा, पहले तो वो बेसिस थे, पहले तो डिमेंशन n है, तो इसका मतलब है उसकी बेसिस की तादाद कितनी है, n है। तो यहाँ जब n+1 कर लिया, तो जब बेसिस होती हैं तो वो क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक वेक्टर को ऐड करने के साथ वो क्या हो जाएगी, लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। सही है ये वाला। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट है विद एन एलिमेंट इज अ बेसिस होता है, वो लाजमी तौर पर किसी न किसी वेक्टर स्पेस का क्या होगा, बेसिस होंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और नंबर थ्री क्या है, एनी स्पैनिंग सेट ये वाला ऑफ वी, एन एलिमेंट इज द बेसिस ऑफ वी। तो ये भी उसी के रिलेटेड है तकरीबन। ठीक है, इस तरह से थ्योरम 4.15 अगर किसी को समझ नहीं लग रही मतलब, तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, वैसे मुश्किल की बात तो नहीं है, फिर भी वो पूछ ले। तो नेक्स्ट क्या है कि सपोज हमारे पास एस स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। अच्छा, एस स्पैन वेक्टर स्पेस वी का क्या मतलब है कि एस हमारे पास एक सेट है, एस हमारे पास क्या है, एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास U1 है, U2 है, U3 है, और सो ऑन UM है, या UN लगा लें। ठीक है, तो वो कहता है एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन एस फॉर्म बेसिस ऑफ वी। तो इसमें जितने भी हमारे पास वो वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये टोटल n है, तो मैं कहता हूँ कि n-5, n-5 जो वेक्टर है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और तो जो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जवाद भाई वो आवाज उसकी में क्या इशू आ बन रहा है। जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। आगे कहता है सपोज वन डिलीट फ्रॉम एस, कि अगर हम एक वेक्टर को एस से क्या कर दें, डिलीट कर दें, एवरी वेक्टर दैट इज अ लीनियरली कॉम्बिनेशन प्रोसीडिंग वेक्टर इन एस। अगर हम आने वाला वेक्टर जो है वो पिछले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, तो देन जो रिमेनिंग वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे वी की। समझ आ रही है, क्योंकि वो लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो ये रिमार्क हैं इंपॉर्टेंट, तो इनको जहन नशीन कर लें, आगे हमारे काम आएंगे। सही हो गया। अच्छा, तो ये नेक्स्ट आपके पास बेसिस की डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें एग्जांपल 4.1,
1 1, तो ये एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर ये R4 की क्या है, बेसिस हैं। तो ये जो वेक्टर्स होंगे चार, मुझे बताएं कि ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये जो चार वेक्टर हैं सामने, क्योंकि ये बेसिस हैं R4 की, तो फिर इनको क्या जरूरी है कि इनको लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इनको क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही है। तो बेसिकली ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कितने वेक्टर हैं, चार हैं, तो बेसिक इसकी डिमेंशन क्या होगी, चार होगी। ठीक है, इसी तरह से फॉलोइंग n+1 जो होता है इंक्रीजिंग डिग्री। ठीक है, तो ये अगर n वेक्टर्स हैं, ठीक है, किसी पोलिनोमियल में, तो उसकी डिमेंशन क्या होगी, n+1। ठीक है, आपको पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx+c, तो यहाँ कितने वेक्टर्स मिलकर सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल्स को जनरेट कर रहे हैं, तीन तरह के, और तीनों आपस में क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास है तो डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिमेंशन क्या आएगी, 3। तो इस तरह से ये n+1 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। सही हो गया। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास R3 है, ये भी R3 है, ये भी R3 है, और ये भी क्या है, R3। अब थ्योरम 4.14 क्या कहता है कि फॉर्म ऑफ वेक्टर मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज दे कम फ्रॉम द थ्री डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ R3। कोई बताएगा कि हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों होंगे, एनीवन, क्या वजह बनी है भला। किसी को पता है कि ये जो वेक्टर सामने लिखे हैं ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट क्यों बने। ठीक है, यहाँ किसी ने कहा है कि ये बेसिस नहीं है। बेसिस तो बाद की बात है, पहले तो हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो चलें ये भी खैर ठीक है बात है कि उसकी जो डिमेंशन है R3 की वो ही 3 है, तो यहाँ वेक्टर n+1 आ गया। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि n+1 जब वेक्टर्स ऐड कर देते हैं किसी डिमेंशन में, क्योंकि उसकी डिमेंशन तो n थी, तो वो हमारे पास फिर क्या, मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था थ्योरम को हम नेक्स्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर थ्योरम यूज हो रहा है। सही हो गया। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं लगी तो वो बता दे। ठीक है, यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको ज़रा चेक कीजिएगा कि अगर आपके पास W जो है वो R3 में है तो उसकी डिमेंशन 3 होगी। अगर हम जीरो डिमेंशन लेंगे तो वो जो कि ओरिजिन से गुजरती है, अगर 2 लेते हैं तो वो हमारे पास प्लेन होता है, और अगर 3 लेते हैं तो वो हमारे पास इंटायर स्पेस R3 होती है। समझ आ रही। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हम R3 लें, ठीक है, तो R3 की सब स्पेसिस किस तरह की होंगी, उसकी सब स्पेसिस जीरो डिमेंशनल भी होंगी, ठीक है, वन डिमेंशनल भी होंगी, टू की भी होंगी और थ्री की भी होंगी। तो ग्राफिकली ये चीज़ों को बता रहा है यहाँ पर ना। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन टू मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि रैंक आपके पास क्या होता है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि आप जब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पिवट्स जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, रैंक्स। ये हमने एक नई डेफिनेशन उस दिन पढ़ी थी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर रैंक आप डिफरेंट तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। ये देखें डेफिनेशन नंबर 1, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रिटन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ द इक्वल। देखो जब आप वेक्टर स्पेस में आ जाते हो तो आपके पास वो वेक्टर जो आपस में लीनियरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर ये मैं मैट्रिक्स इस तरह से लिखूं, ये मुझे बताएं 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो मुझे बताएं कि इसका जो हमारे पास रैंक है वो क्या होगा, रैंक। ठीक है, तो रैंक तो इसका सिंपल बात है कि रैंक इसका क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। तो इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो सारा का सारी है वेक्टर चार आपस में है, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये जो चार वेक्टर लिखे हैं। ठीक है, ये होंगे हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर पड़े हुए हैं, हाउ मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन दिस वेक्टर स्पेस या इन दिस स्पेस। ठीक है, उनकी तादाद भी हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, अभी हमने ये डेफिनेशंस को भी पढ़ ली है। सही है, तो इन चीज़ों को बस जहन नशीन कर लिया करें क्योंकि ये हमारे काम आती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस चीज़ को नेक्स्ट। ये देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ द, ये चीज।
तो thus the dimension of the row space of A is equal to the dimension of the column space of A। ठीक है, सही। आगे आप इस चीज़ को मजीद विजुलाइज कर सकते हैं कि ये आपके पास देखें बेसिस फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा बेसिस फाइंडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जहाँ पर आप बेसिस फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप क्या फाइंड कर रहे होते हैं, बेसिस। ये आपके पास गिवन क्या है, मैट्रिक्स है, और ये आपके पास क्या है, बी है। समझ आ रही है, ये आपके पास क्या है, बी। अब ए ऑप्शन यहाँ पर ना बेसिकली तो जो है क्राइटेरिया है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ, अगर इसकी एग्जांपल मिलती है तो फिर इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, ये चीज़ देखें, क्योंकि हमारे काम की जो चीज़ है ये है, वो तो जस्ट वो स्टेप्स हैं। ये देखें एग्जांपल में कहता है कि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं U1 U2 U3 U4 U5, किस में होगा, R5 में होगा। तो हमने इसको कॉलम में लिख लिया, किस में लिख लिया, रोज में लिख लिया। फिर हमने इसमें एचिलन फॉर्म बनाई, एचिलन फॉर्म कितनी आ गई हमारे पास, ये चीज़। तो अब ये देखें, जब एचिलन फॉर्म आ गई तो अगर मैं पूछता कि ये जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसकी डिमेंशन हमारे पास कितनी है, तो डिमेंशन कितनी आएगी आप लोगों के पास ना, आप लोगों के पास इसके पिवट्स कितने हैं, 3 है। ये देखे ना, एचिलन फॉर्म विद द पिवट्स। ठीक है, तो ये आपकी डिमेंशन कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मेन आप लोगों का काम ये है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी वेक्टर स्पेस R5 है, उसको कितने एलिमेंट्स मिलकर जनरेट कर रहे हैं, जो इसकी बेसिस में है, 3 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है, आगे चीज़ देखते हैं हम। आगे मैं देखता हूँ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा ये चीज़ देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद एमसीक्यूज के सम एंड डायरेक्ट सम। ठीक है, लेट यू एंड डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, द सम ऑफ यू एंड वी रिटन इन दिस फॉर्म यू प्लस वी कंसिस्ट ऑफ द आल सम ऑफ द यू प्लस। अच्छा, आप तमाम वेक्टर्स को जब सम कर देते हैं ना आपस में, तो वो एक सेट बना लेते हैं। दो हमारे पास वेक्टर स्पेसिस हैं, उनके अंदर आपको पता है यू के अंदर भी वेक्टर्स होंगे और डब्ल्यू के अंदर भी क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो तमाम किस्म के वेक्टर्स को आप क्या कर देते हैं, जब ऐड कर देते हैं, तो जो आप लोगों के पास एक नई स्पेस आती है, वो भी क्या होती है, सब स्पेस होती है। ठीक है, किसकी, क्योंकि देखो ना, यू और जो डब्ल्यू थी, ये सब स्पेस किसकी थी, वी की। अब यू को प्लस डब्ल्यू में कर दिया, तो ये भी सब स्पेस किसकी होगी, वी की ही होगी। ठीक है, तो अगला थ्योरम ये वाला, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को कभी ना भूलें, क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डायरेक्ट सम में आप लोग किस तरह से डिमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिमेंशन, इसका फार्मूला क्या होता है, डिमेंशन ऑफ यू प्लस डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डिमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अभी ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, ये आपका यू है, ये आपका क्या है, डब्ल्यू। आपको यू की डिमेंशन नजर आ रही है, कितनी है, हाँ जी, यू की डिमेंशन कितनी है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, 2 है, ये कितनी है, अच्छा। अच्छा उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू की अगर डिमेंशन आप चेक करें, तो वो भी आप लोगों के पास कितनी है, 2 है। सही है ना, अच्छा। उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने तो डिमेंशन किसकी फाइंड करनी है, यू प्लस डब्ल्यू की। तो यू प्लस डब्ल्यू की डिमेंशन जो आप लोगों के पास है, वो किस तरह से आप लोगों के पास आएगी, वो आप लोगों के पास इस फार्मूलेशन से आएगी। आपने ये यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू लिया, तो इसकी तो आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। सही है, अब 1 जब आ गई आप लोगों के पास, तो यहाँ पर आपने ये फार्मूला देखें, ये पुटिंग की है, 2 + 2 - 1, तो इसकी इसकी डिमेंशन कितनी आ गई, 3। इस तरह से ये आप लोगों ने फाइंड किया। सही हो गया, तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके साथ आगे आता है आपके पास डायरेक्ट सम। ठीक है, डायरेक्ट सम को जरा देखें क्या होता है आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास द वेक्टर स्पेस वी सेट टू की डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस यू एंड डब्ल्यू डिनोटेड बाय। बात को याद रखें, क्योंकि ये आप लोगों ने ना जब एमफिल में जाएंगे तो डायरेक्ट सम, ये पहला जो पढ़ा है वो सम पढ़ा है, अब हम डायरेक्ट सम पढ़ने लगे हैं। कोई भी, ये देखिए मैं आप लोग को ना ग्रुप थ्योरी से समझाता हूँ। अगर ग्रुप थ्योरी है ये जी, और इसके दो सब ग्रुप हैं H1 और H2।
ये दो, जब हम H1 को दे और जब हम H1 का इंटरसेक्शन डायरेक्ट सम में किस तरह से हम लिखते हैं, इसी तरह से हम पर मॉड्यूल थ्योरी में, तो मॉड्यूल थ्योरी में भी हम इस तरह से कह रहे होते हैं कि अगर आप लोगों के पास एक मॉड्यूल M है और उसके सब मॉड्यूल दो तरह के, ठीक है, वो दो तरह के आप, अगर तो ये S1 प्लस S2 में लिख टू लें तो वो आपके पास जीरो, तो वो आपके पास पता है, ये देखो इसकी नोशन ये है। तो इस तरह से वो कहता है कि इनको ऐड करने का तरीका ये होता है। और ये देखें, ये चीज कहता है आपके पास वो जो डायरेक्ट सम है वो एक सब स्पेस होगी U एंड W। ये जो डायरेक्ट सम होगा ना, ये U एंड W दोनों की क्या होगी, सब स्पेस होगी। ये देखें U, ये चीज, ये सब स्पेस किसकी होगी, U की भी होगी और W की भी होगी। ठीक है, आप लोगों के पास ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जो सम होता है वेक्टर्स का वो सब स्पेस होती है ओरिजिनल वेक्टर स्पेस की, और जो डायरेक्ट सम होता है वो यू और डब्ल्यू दोनों का क्या होता है, सब स्पेस होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एमसीक्यूज था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको सम की भी समझ आ गई है, डायरेक्ट सम की भी आ गई है। अगर किसी का क्वेश्चन है डायरेक्ट सम और सम के रिलेटेड, ये आप लोग ना डायरेक्ट सम वगैरह ग्रुप थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी, रिंग थ्योरी सब में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये ध्यान से इसको चेक कर लें कि डायरेक्ट सम होता क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं। देखिए कि अगर आपका यू है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और आर थ्री की क्या है, यू बी या एक्स वाई प्लेन एंड डब्ल्यू बी द वाई जी प्लेन। ये दो तरह के हैं, यू है और ये क्या है, डब्ल्यू है। अगर आप आर थ्री को यू प्लस डब्ल्यू में लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी in R3 is the sum of the vector u and w. However, R3 is not a direct sum of u and w. क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं ना, ये दोनों की क्या लिया आप लोगों ने, सम लिया, तो ये आप लोगों के पास ये चीज आ गई। इसका सम लिया, ये देखो ये चीज। वो कहता है कि ये डायरेक्ट सम में इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक चीज, एक मिनट। अच्छा, अब देखें, ये चीज कहता है कि अगर आपके पास आर थ्री जो है, देन आर थ्री इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, बिकॉज एवरी वेक्टर इन आर थ्री इज, इस तरह का नहीं आएगा क्योंकि बी तो कॉमन है, वही आएगा ना इंटरसेक्शन में। तो ये हमारे पास जीरो वेक्टर नहीं आया। ठीक है, इस तरह से भी आप डायरेक्ट सम को देख सकते हैं। चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं, लीनियर मैप पढ़ते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये लीनियर मैप है तो ये जीरो जीरो किस पे मैप करेगा, चलिए ये बता दें। लीनियरली मैप, लीनियर मैप में जीरो जीरो जो वेक्टर होता है ये कहाँ पर मैप करता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है
ठीक है। होमोमॉर्फिज्म भी जब आप पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में, तो जो जीरो वेक्टर होता है या हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा आइडेंटिटी पे मैप करती थी, किस पे मैप कर गई खसूसियत होती है। अगर जीरो जीरो पे मैप ना करे तो वो हमारे पास आगे हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, पीपीएससी में आती है, कंपटीशन जो होता है या एफपीसीएस जो होता है, एससी जो होता है मैथमेटिक्स का, उसमें आते हैं इस तरह के क्वेश्चन ना, लीनियर अलजेब्रा के। तो ये हमारा वे इस तरह का होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 0 और -1 4। यहाँ से हम करते करते और दूसरी बात ये है This meeting is being कि हम यहाँ recorded. पर आपको पता है कि ऐसे वेक्टर जो जीरो मैप को जाकर मैप करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक मैंने लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करवाई है, एल जो है वो डिफाइन करवाई है फ्रॉम यू टू वी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जीरो सॉरी वेक्टर्स यू के जो कि मैप करते हैं जीरो पे जाके यू के, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, उस मैप का क्या कहलाते हैं, कर्नल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक और कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखें ना, अगर आपके पास ये आपके पास u है, ये आपके पास v है, ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये वेक्टर्स हैं, ये इसका फैमिली आइडेंटिटी वेक्टर है, ये जीरो पे मैप करते हैं, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, कर्नल में। अच्छा, जो किसी ये होगा कर्नल ऑफ टी, क्या होगा कर्नल ऑफ, अगर मैप टी है, तो मुझे बताएं कि कर्नल ऑफ जो टी होगा यहाँ पर वो किसकी सब स्पेस होगी। मैं सब स्पेस के लिए बिलोंग टू का जो है वो साइन यूज करता हूँ यहाँ पे, तो वो किसकी हो हमारे पास, यू की। ये रिजल्ट है कि हमारे पास जो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये जितने भी इमेजेस का सेट होता है, इमेज ऑफ टी, मतलब वो तो यहाँ पर एलिमेंट जितने भी आएंगे, तो यहाँ पर एक और भी होता है कि इमेज ऑफ जो टी होता है वो किसकी सब स्पेस होगी, वो आपके पास है वी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ों को आप स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, आप किसी यहाँ पर वेक्टर स्पेस को किसी वेक्टर स्पेस की किस चीज के साथ जो है वो कोशेंट ले सकते हैं, क्या कर्नल के साथ ले सकते हैं, मतलब यू को कर्नल से डिफाइन कर सकते हैं, कर्नल ऑफ एल के साथ। हाँ जी, एनीवन, यस और नो, मतलब कर्नल के साथ हम इसको कोशेंट ले सकते हैं। अच्छा, चलें आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मैं आज बेसिकली इस चैप्टर का जो होती है समरी उसको थोड़ा सा कर रहा हूँ। अगर मैं u ओवर कर्नल ऑफ लिखूँ t, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, सबने पढ़ा हुआ लीनियर अलजेब्रा, हम तो। हाँ जी, u कोशेंट कर्नल ऑफ t जो होगा वो बेसिकली वो हमारे पास होगा इमेज ऑफ u। ठीक है, सही है कि हमारे पास u ओवर कर्नल ऑफ t जो होता है, इमेज ऑफ u का क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। अच्छा, चलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि तो फिर आपके पास ये u ओवर कर्नल ऑफ t जो है वो आइसोमॉर्फिक इसकी आ जाएगा आपके पास v की आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल। ठीक है, ये हर एक में होता है, ग्रुप थ्योरी में होता है, लीनियर अलजेब्रा में भी होता है। ठीक है, और आपके पास ये
मॉड्यूल थ्योरी में भी होता है और आपके पास रिंग थ्योरी में भी होता है, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आपका कोई मैप कोई जो है, मैं चलें यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा लिखता हूँ, एक सेकंड। अगर इसी के ये बेसिकली मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो आसान ही, लेकिन इनकी जो छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई हमारे पास ये बाइजेक्टिव बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? अब बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, राइट? ठीक है, इस तरह की आपके पास क्या बन जाती है, ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये हम बेसिकली लीनियर मैपिंग के बारे में इसको स्टडी कर रहे थे। तो कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को काफ़ी तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जिसका वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसका समझ ले वेक्टर स्पेस जो है वो उसकी क्लियर होगी। ठीक है। तो हमारी दो तीन चीज़ें रह गई हैं चैप्टर लीनियर अलजेब्रा में। एक हमारा लीनियरी मैपिंग रह गया है, और दूसरा जो रह गया वो हमारा रह गया है इनर प्रोडक्ट स्पेस। और थर्ड चीज़ जो हम पढ़ेंगे, थोड़े बहुत एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो करेंगे डिटर्मिनेंट के रिलेटेड। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो लीनियर अलजेब्रा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, लास्ट पर मैं टाइम थोड़ा देता हूँ, कि जो हमारी मीटिंग असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ना वहाँ पर ग्रुप को प्राइवेसी क्यों लगाते हैं? प्राइवेसी इसलिए लगाता हूँ, कोई मतलब शौक नहीं है प्राइवेसी लगाने का, इसलिए लगाता हूँ कि वहाँ पर जो मैं चीज़ें सेंड करता हूँ ना, वो फिर डिस्कशन करने से वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाएंगी, और जो मैं बात सेंड करता हूँ वो तो गुम ही असल मकसद जो है ग्रुप का वो तो ख़त्म हो जाता है जब हम क्या कहते हैं, मतलब इस चीज़ को प्राइवेसी नहीं लगाते, तो असल जो चीज़ है वो तो हमारी छूट जाती है ना। तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाती है, इसलिए मैं प्राइवेसी लगाता हूँ। हाँ, जिसने को बात डिस्कस करनी होती है वो ग्रुप में आ जाया करे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मीटिंग इसीलिए रखी होती है। और कोई सजेशन देना चाहता है टाइम के लिए, फिर मैंने प्राइवेसी लगा दी इसलिए, तो वो मुझे बता दे कि टाइम अगर यही ठीक है तो इसी पे रखते हैं, अदरवाइज हम टाइम को थोड़ा सा फिर चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लिया करेंगे जब कोई डिसीजन लेना हुआ। ठीक है। बकाया गुड लक उन लोगों के लिए जो लोग टेस्ट दे रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, जैसे जीसी लाहौर है। ठीक है। और लेटेस्ट जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, कायद अज़म होगा सितंबर की 6 तारीख को, उसके लिए अप्लाई करें। और एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट जो है वो मैथमेटिक्स के, अगर किसी ने मैथ पढ़नी है, डिग्री लेनी है, तो वो ज़रूर एग्री में जो है वो अप्लाई करे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एग्री में जो है वो डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। डिग्री लेनी है तो ज़रूर एग्री में एडमिशन लें। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़नी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। अब देखिए ना, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है वो फीस लेती है, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स उनका अच्छा है, कॉमसेट लाहौर का, कॉमसेट इस्लामाबाद का। ठीक है। तो कॉमसेट इस्लामाबाद उन लोगों के लिए बेस्ट है, फिर मैं बता रहा हूँ, कॉमसेट इस्लामाबाद जो लोग अप्लाइड पढ़ना चाहते हैं, प्योर उनके लिए बिल्कुल भी उनकी नहीं है कॉमसेट इस्लामाबाद की। बकाया पीयू, पीयू के लिए आप अप्लाई करें जब उसकी जो आती है डेट वगैरह ना अप्लाई करने की। अभी थोड़े दिनों तक आ जाएगी पीयू की, क्योंकि उनका सेकंड सेमेस्टर अभी चाह रहा है, उन्होंने पिछली दफ़ा भी बहुत लेट एडमिशन किए थे जाके नवंबर दिसंबर में। ठीक है। और फैसलाबाद में जो लोग BS एमफिल करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, बल्कि सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। ठीक है, जीसी के अलावा कोई भी मैथमेटिक्स के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है। और जीसी तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ कंपटीशन करने वाली एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर एमफिल रिसर्च के हवाले से तो फिर लोग थोड़ा सा एडवांस सोचते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन जीसी बहुत आला यूनिवर्सिटी है इसके हिसाब से। बकाया मेहनत करें, मेहनत जब करेंगे तो अल्लाह पाक जो है इंसान को फिर अच्छी जगह पर पहुंचा ही देता है, एडजस्ट कर देता है। तो चलें, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही है, फिर हम कल से इंशाल्लाह ये है जो लीनियर मैपिंग, इसको काफ़ी डिस्कस कर लिया है, कल इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।